तो ग्रो अपनी जगह है, नीम को मजबूत करता है, और नीम पर जो फल और फूल आने हैं, रूट और शूट पर जो फूल और फल आने हैं, उसको ताकत देने का काम ब्लूम करता है। किसान को केवल रूट और शूट तो नहीं चाहिए, उसको इकोनॉमिक यील्ड चाहिए, उसको अनाज चाहिए, फल चाहिए, सब्जी चाहिए, जिसकी वो मार्केट में सेल कर सके, बेच सके। तो ब्लूम जो है उसकी ये कमी पूरी कर देता है। कई बार किसान भाई कहते हैं कि प्लांट की ग्रोथ बहुत हो रही है लेकिन उसमें फूल फल नहीं आ रहा, केवल वेजिटेटिव ग्रोथ ही होती रहती है, जड़ और पत्तियों की ग्रोथ ही होती रहती है, और फूल फल के टाइम पे फूल फल ही नहीं आता और किसान परेशान हो जाता, क्योंकि किसान को वो यील्ड चाहिए ना, इकोनॉमिक यील्ड चाहिए। तो वो कमी ब्लूम कर देता है। जैसे ही शुरू में आप ग्रो का 2 स्प्रे करते हैं, बाद में ब्लूम के 2 स्प्रे करते हैं, तो ज्यादा फ्लावर आते हैं, फर्टाइल फ्लावर आते हैं, और हर जो फूल होता है वो प्रोडक्टिव होता है, उत्पादक होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है। इसी तरह से हमारा एक प्रोडक्ट जो है नाइट्रोकिंग के नाम से है। नाइट्रोकिंग जो प्रोडक्ट है वो ऐसे फायदे जमीन में करता है जिसको आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जैसे हम जमीन का डाइजेशन को सुधार देता। जैसे कई लोग होते हैं उनको खाया पिया लगता नहीं, कई लोग होते हैं ना जिनको खाया पिया लगता नहीं, बहुत अच्छा खाते पीते हैं, बड़े कमजोर रहते हैं। बिल्कुल वैसे कई बार जमीन में अच्छे न्यूट्रिएंट होने के बावजूद किसान कहता है जी मैं तो सभी न्यूट्रिएंट डालता हूं लेकिन फसल कमजोर रह जाती, यानी कि उसको अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि जमीन का जो एनवायरमेंट उसके फेवरेबल नहीं है। जमीन का जो मौसम है, जमीन का जो वातावरण है, वो पोषक तत्वों को प्रदान करने के अनुकूल नहीं है। और नाइट्रोकिंग में जो ह्यूमिक एसिड है उस कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को मेंटेन रखता है, CN रेशियो को बना देता। उससे क्या होता है कि जो जमीन में न्यूट्रिएंट हैं वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाते हैं, उपलब्ध अवस्था में आ जाते हैं। इसी तरह से इसमें एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है ग्रोथ में, चाहे इंसान हो चाहे प्लांट हो, दोनों जीवित में आते हैं, बायो में आते हैं। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से अंग बनते हैं। जैसे हमारे हाथ पांव जो है ये अंग है, ये भी एमिनो एसिड से ही बने हुए हैं, क्योंकि एमिनो एसिड से प्रोटीन बना और प्रोटीन से टिश्यूज बने और टिश्यू से हमारे अंग बने। इसी तरह से पौधों में अंग क्या है, फूल फल पत्तियां जड़ें उसके अंग है। तो एमिनो एसिड उसके लिए कच्चा माल का काम करता है, जैसे कच्चा माल चाहिए किसी चीज को, एमिनो एसिड से टिश्यूज बनेंगे, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से टिश्यूज बनेंगे, टिश्यू से ही फूल फल ग्रोथ होती। इसी तरह से इसमें जो चिल्लेट्स हैं वो जमीन के डाइजेशन को किस तरह से सुधारते हैं। बहुत से एलिमेंट ऐसे होते हैं जमीन में होते हुए भी अवेलेबल नहीं होते, और जब उनके साथ चिल्लेट्स अटैच कर दिए जाते हैं तो उनके साथ प्लांट में चले जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और प्लांट को अवेलेबल होने लग जाते हैं, पौधों को उपलब्ध होने लग जाते हैं। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है न केवल कच्चा माल प्रोवाइड करता बल्कि हर प्रकार का जमीन में जो न्यूट्रिएंट है वो पौधे को अवेलेबल उपलब्ध करवाने का काम करता है। तो जब सभी प्रकार के एलिमेंट्स फसल को मिलते हैं तो किसान को क्या मिलता है, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल किसान जैसे यूरिया DAP तो 4-5 गुना डाल रहा है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर का ही काम ले लीजिए आप। अगर किसान सल्फर डाले या फसल को सल्फर मिल जाए तो उसके फायदे कितने हैं देखिए। सल्फर एक फंजीसाइड का भी काम करता है, रोगों को रोकने का भी काम करता है। सल्फर डालने से तेल वाली फसलों में तेल बढ़ जाता है, प्रोटीन वाली फसलें जैसे दालें हैं उनमें प्रोटीन बढ़ जाता है, यील्ड बढ़ जाती है। सल्फर डालने से पाला जो होता है, फ्रोस्ट जो होता है, सर्दी में फसल नहीं मरती, क्योंकि वो पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है जो कि पौधे को गर्म रखता है। एसिड जो होता है पौधे को गर्म रखता है। आप देखोगे हमारी जो सर्दी की जितने भी सिरप आते हैं, मेडिसिन आती हैं, उसमें एसिड होता है, कौन सा, HCl।
इसी तरह प्लांट के अंदर जो H2SO4 बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, वो पौधे को वार्मिंग देता है। तो आप देखिए एक सल्फर एलिमेंट ने पौधे को रोगों से भी बचा दिया, तेलों की यील्ड भी बढ़ा दी, प्रोटीन की यील्ड भी बढ़ा दी, पाले से भी बचा दिया। तो हर एलिमेंट अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत ही महत्व का रोल अदा करता है। नाइट्रोजन डालते हैं हम, एमिनो एसिड का पार्ट होता है। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन से टिश्यूज बनते हैं। तभी तो कई बार लोग जो यूरिया डालते हैं तो देखते हैं एकदम से पौधा ग्रोथ पकड़ता है, पानी हो जमीन में, क्योंकि वो एकदम से एमिनो एसिड प्रोवाइड करता है, कच्चा माल प्रोवाइड करता है पौधे को, जो कि इसकी ग्रोथ को बना देता है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, जो यूरिया से आप नाइट्रोजन डालते हो उससे कहीं बढ़िया नाइट्रोजन होती है जो प्रकृति द्वारा बैक्टीरिया से डाली जाती है। क्योंकि यूरिया से जो आप लोग नाइट्रोजन डालते हो वो 5-4 दिन में जितनी फसलें ले लेती है, और बाकी सब बेकार चली जाती है। डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, मोनिफिकेशन हो जाता है, लीचिंग हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जो बैक्टीरिया जमीन में डालेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जितनी फसल को जरूरत होगी उतनी उसको मिलती रहे। ये नहीं कि कभी ज्यादा मिल गई और कभी बिल्कुल नहीं मिली। यूरिया में ऐसा ही होता है, या तो एकदम ज्यादा मिल जाती है या मिलती नहीं। जबकि जो बैक्टीरिया डालेंगे, जो जीवाणु डालेंगे, वो हर प्रकार की हो। इसके अलावा किसानों को चाहिए, कृपया एक बार मोबाइल चेक कर लें अपने, साइलेंट पे कर लें, माफी चाहूंगा मैं। सारे डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि एक भी मोबाइल बजता है तो सारे डिस्टर्ब होते हैं। प्लीज एक बार चेक कर लें अपने मोबाइल, साइलेंट पे कर लें या स्विच ऑफ कर लें। तो मैं बात कर रहा था कि प्राकृतिक शक्तियों की, जो नेचुरल फर्टिलिटी और नेचुरल डिफेंस की, प्राकृतिक उर्वरता और प्राकृतिक प्रतिरक्षा की, अगर हम उसको मेंटेन कर दें तो किसानों को इतने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जरूरत है। आज जैसे फर्टिलाइजर के खर्च किसान बढ़ाता जा रहा, पेस्टिसाइड के एक्सपेंसेस बढ़ाता जा रहा, अगर वो ऑर्गेनिक पे आ जाएगा, नेचुरल फर्टिलिटी और नेचुरल डिफेंस डेवलप कर लेगा, तो ये रिवर्स होते जाएंगे, उल्टे होते जाएंगे। खर्च जो है दिनों दिन उसमें कमी आती जाएगी। तो जितने भी तीनों तरह के हम एलिमेंट्स हैं उसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे ये पोमेग्रेनेट का फील्ड है, अनार का है, बेल्ट है, तो इसमें आप जब आप प्लांटिंग करने जाएं तो आप देखें कि प्लांटिंग के समय पावर प्लांट ग्रो और पावर प्लांट जो है नीम 5 ml पर पिट जरूर डालें, और पीपीएसटी जो एक प्रोडक्ट है। और उसके बाद जब ग्रोथ का ड्यूरेशन हो तो ग्रो का स्प्रे भी करें और ग्रो को जमीन में भी डालें। और जब फ्लावरिंग का टाइम आए तो ब्लूम को सॉइल में डालें। और ब्लूम का पीनट स्टेज से जब अनार बनना शुरू हो जाए, दाने मटर के दाने जितना, उसके बाद आप उसमें हर बार ब्लूम में नीम या एफसी मिलाकर स्प्रे करें। हमने देखा कि किन्नुओं के बाग में कई जगह जो अनार के पेड़ सूख जाते हैं, 5-4 साल पुराना पेड़ सूख जाता है। आप क्या करें कि 10 लीटर पानी में 100 ग्राम पीपीएसटी डाल दें और 100 ग्राम आप ग्रो डाल दें, और जो उसका थाला है अनार का, जो रूट की कैनोपी है, उसकी 4-6 इंच ऊपर से मिट्टी हटा दें और उसमें फिर उस लिक्विड को डाल दें। आप देखेंगे वो जड़ें जो है मर रही हैं वो रीग्रोथ करने लग जाएंगी, और जड़ों में जो राइजोक्टिनिया फंगस है वो कंट्रोल में आ जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे जब इस पे ब्लूम का स्प्रे करेंगे तो अनार के जो फटने की समस्या है, वो दूर हो जाएगी। और उसमें आप पीपीएसटी और फंजीसाइड मिला के स्प्रे करेंगे तो राइजोक्टिनिया और जो दूसरी सर्कोस्पोरा वगैरह जो फंगस अनार की क्वालिटी को खराब करती हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। और अनार में इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि आप लोगों ने खुद अनुभव किया होगा कि किसानों की यील्ड जो है और क्वालिटी दोनों ही बढ़ जाती है। बहुत सी जगह मैं रोहित जी के साथ भी गया, मैंने देखा जहां पर बड़े बड़े कंसल्टेंट सिर्फ किसान को जवाब दे देते हैं कि इस पे फल फूल आने ही नहीं है, और जब रोहित जी ने उसका ट्रीटमेंट किया तो वास्तव में उस किसान ने देखा कि उसमें फूल भी आए और फल भी आए। तो हमारे जो एसोसिएट्स हैं वो आपको कंप्लीटली आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, और आप अनार में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करके देखें।
जब वेजिटेटिव ग्रोथ करनी हो तो ग्रो सॉइल में मिला दें, 100 ml आपको डालना है। प्लांट की कैनोपी देखें और जो तना है उससे लगभग कैनोपी का 2/3 दूरी बना लें और 6-6 इंच चारों दिशाओं में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में होल बना लें, लगभग 6-7 इंच का। और हर होल में आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फूल फल के समय 20 ml ब्लूम और अगर वेजिटेटिव ग्रोथ के समय 20 ml ग्रो डालें। आपको इसके शानदार रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि आप जब भी ब्लूम वगैरह का स्प्रे करने जा रहे हो या ग्रो का स्प्रे करने जा रहे हो, उसमें अपना एक प्रोडक्ट PPDF 30 ml पर लीटर पर टंकी जो है उसको डाल के देखें। उससे क्या है कि एक लेमिनेशन प्रोवाइड होता है, जो कि इंसेक्ट के अंडे जो बर्ड्स के अंदर होते हैं, जो स्प्राउटिंग बर्ड्स होती हैं, उसमें जो कीड़ों के अंडे होते हैं वो अंदर ही मर जाते हैं PPDF से। बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे। और PPDF और ग्रो ब्लूम को मिला के आप स्प्रे करें और जितने भी कीड़े और रोग हैं उनके अंडे शुरुआती स्टेज में ही आप देखना मरते हुए पाएंगे। जो बाद में आपको समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं वो अनार में फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं कंपनी के पेस्टिसाइड पे आता हूं। कंपनी का एक प्रोडक्ट है PPNP के नाम से, नीम के नाम से है। नीम का एक्सट्रैक्ट से तैयार किया जाता है। इंसेक्ट को मारने की इसकी जबरदस्त क्षमता है, अंडों को बहुत जल्दी मारता है। जब भी किसान ग्रो ब्लूम या नाइट्रोकिंग का स्प्रे करता है उसमें एक बार नीम मिला ले और एक बार फंजीसाइड मिला ले, किसी भी फसल में, तो शुरुआती स्टेज में ही उसके 90% रोग और कीट जो है नियंत्रित रहे। नीम इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी इंसेक्ट के लिए कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड यूज करते हो, पाउडरी मिल्ड्यू लगी है, आपको सल्फर वाले फंजीसाइड यूज करने हैं, डाउनी मिल्ड्यू लगी है, कॉपर वाले फंजीसाइड यूज करने हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक फंजीसाइड होते हैं वो बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। किसी भी प्रकार की फंगस हो या किसी भी प्रकार का इंसेक्ट हो, वो बहुत ही ब्रॉड एरिया में उसको कंट्रोल कर लेते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं होता। और मैंने जहां तक स्टडी की, मैंने देखा कि नीम केवल इंसेक्टिसाइड ही नहीं है, नीम फंगस को भी सेकेंडरी रूप से कंट्रोल करता है। नीम बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करता है, वायरस को भी कंट्रोल कर लेता है, फंगस को भी कंट्रोल कर लेता है। इसी तरह से जो